नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन की परिकल्पना द्वितारक सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। द्वितारक सिद्धांत क्या है? इससे पहले हमने दो सिद्धांतों को पढ़ा, कांट एवं लाप्लास के सिद्धांत को, जिसमें हमने जाना कि जो सौरमंडल है उसका निर्माण एक तारे के संयोग से हुआ है, जिसमें केवल एक तारे से पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति को बताया गया था। परंतु यहाँ पर चैम्बरलिन ने कहा कि नहीं, एक तारे से ना होकर के दो तारों से हुई है, इसलिए इसे द्वितारक सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चल कर और भी हम द्वितारक सिद्धांतों को पढ़ेंगे। खैर, अब आते हैं वापस अपने सिद्धांत पर। चैम्बरलिन का सिद्धांत जो है 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया जी। अब सबसे पहली बात, इसकी मान्यताओं को हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या मान्यताएं रखी। तो सबसे पहले इन्होंने जो मान्यता रखी कि एक वलयाकार रचना थी जो सूर्य था, और ये तप्त न होकर के शीतल था। सबसे पहली बात, इससे पहले जो भी हमने दो पढ़ी उसमें धीरे धीरे वो नेबुला की स्थिति में आया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मान लिया कि नहीं, ये शीतल था। और यहाँ पर एक अन्य तारा है जो कि इसके पास से गुजरता है। जब ये पास से गुजरता है तो अपनी आकर्षण शक्ति से इससे कुछ पदार्थों को बाहर निकाल लेता है। इसे इन्होंने ग्रहाणु की संज्ञा दी है, इसीलिए इसे हम ग्रहाणु परिकल्पना भी कहते हैं। अब ये तारा अपने रास्ते पर बढ़ता हुआ आगे निकल जाता है और ये ग्रहाणु सभी आसमान में बिखर जाते हैं। अब इसमें कुछ ग्रहाणु बड़े थे, कुछ ग्रहाणु छोटे थे। तो बड़े ग्रहाणु जो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रहाणुओं को खींचना शुरू कर देते हैं और ये सभी एक जगह एकत्र होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बड़े ग्रहाणु थे वे ग्रहों के केंद्र बने और उसके चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणु एकत्रित होते गए और ग्रहों का निर्माण हो गया। अब चैम्बरलिन की परिकल्पना में एक खास बात यह है कि इन्होंने न केवल ग्रहों के बारे में बताया, बल्कि वायुमंडल निर्माण, महासागरों का निर्माण, ऊष्मा की उत्पत्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो अब हम आते हैं कि वायुमंडल का निर्माण इनके अनुसार कैसे हुआ। तो इसके उन्होंने दो कारण बताए, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन थे? जब ये पदार्थ एकत्रित हो रहे थे, ग्रहाणु एकत्रित हो रहे थे, तो अंत में खींचने के लिए ग्रहों को कुछ नहीं बचा, यानी कि बहुत ही साधारण चीज़ें बची। तो अंत में ये है जो कि जो गैसीय चीज़ें भी थी उनको भी ये एकत्र करने लगे। प्रारंभ में ये गैसीय पदार्थों को एकत्र नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में उतनी आकर्षण शक्ति नहीं थी कि एक गैसीय पदार्थों को भी अपने पास स्थिर रख सके, लेकिन बाद में इन्होंने उससे भी एकत्रित रखना शुरू कर दिया क्योंकि इनका आकार बढ़ता गया। तो इस तरह से यहाँ पर धूलकण और भी जो अन्य गैसें थी वो आई। अब इसके अलग आंतरिक कारक, ग्रह के अंदर की स्थिति, यानी कि हम माने पृथ्वी के अंदर की स्थिति। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, ऊपर से पदार्थ लद रहा है, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उससे क्या हुआ कि अंदर से है जो भी पदार्थ है वो बाहर आने शुरू हो गए। जैसे कि किसी भी चीज़ पर अगर अत्यधिक प्रेशर दिया जाए तो उससे अंदर की चीज़ें बाहर निकल आती है, सामान्य तौर पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ और इसमें अंदर जो थे जलवाष्प के रूप में बाहर निकल गया नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें, ये सभी है जो कि बाहर निकल आई। ऑक्सीजन गैसों के बारे में कहा जाता है कि ज्वालामुखी से बाहर निकली, ये उनके अनुसार। अब इससे ये भी होता है कि जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो छोटे छोटे गड्ढे भी हो जाते हैं और पृथ्वी समतल न होकर के असमतल थी। अब आते हैं हम लोग महासागर निर्माण में कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि समतल न होकर के क्या था जी, उबड़ खाबड़ था, कहीं गड्ढा था, धरातल में कहीं गर्त बने हुए थे ज्वालामुखियों के कारण। तो होता यूँ है कि जब दबाव पड़ता है तो अंदर से जो भी जलवाष्प है वो ऊपर निकल आता है, वायुमंडल में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो सेचुरेटेड होने लगता है, यानी संपृक्त होने लगता है। और जब संपृक्तता अवस्था पर पहुंच जाता है तब वह संघनित होना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले हम लोग समझते हैं कि संपृक्तता अवस्था होती क्या है। तो इससे पहले हम समझते हैं संपृक्त अवस्था के संपृक्त किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला और आप नमक उसमें घोलना शुरू किया। नमक को तब तक आप घोलते रहे जब तक कि उसमें घुलना बंद न हो जाए। एक स्थिति आएगी जब नमक घुलना बंद हो जाएगा,
तो ये जो स्थिति होगी उसको हम कहेंगे संपृक्तावस्था। ठीक यही स्थिति हमारे वायुमंडल में भी होती है। जब जल आसमान में जाते रहता है, जलवाष्प के रूप में जाते रहता है, तो एक निश्चित ताप पर जलवाष्प को धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है वायुमंडल में, और उससे अत्यधिक अगर जलवाष्प आता है तो फिर वो संघनित होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो बारिश के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक यही चीज़ें उस समय हुई और सबसे पहले छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्र होना शुरू हो गया। इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ये जो सागर है वो धरातल के नीचे से बनना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे जब ये ऊपर की ओर आया तो छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्र होना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है तो ये मिट्टियों को भी अपने साथ लेकर के चली जाती है। जैसे कि मान लें अगर ये कोई एक स्थल खंड है और यहाँ पर ये इधर समुद्र है, तो अगर बारिश होगी तो यहाँ पर से ये इसको अपक्षयित करके ले जाएगा जी, और ये अपक्षयित होगा तो कुछ किनारे पर लग जाएंगे और जबकि कुछ सुदूर अंदर तक चले जाएंगे। सबसे पहले कौन यहाँ पर से अपक्षयित होगा? जो महीन कण के होंगे, ठीक है, जिसे यहाँ पर कहा गया है क्षारीय पदार्थ। ठीक है, क्षारीय पदार्थ जो महीन कण वाले चट्टान होते हैं उन्हें क्षारीय पदार्थ ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है। तो ये है जो कि सबसे पहले हट गए, कुछ किनारे पर लगे, कुछ सुदूर अंदर तक चले गए। इससे हुआ क्या? एक तो जो सागर का नितल है वो ऊपर आ गया और दूसरा है स्थल खंड की ऊंचाई कम हो गई। इस तरह से होता क्या है कि जो उथले थे, जो हल्के फल्के डूबे हुए थे, और भी स्थल डूबने लगे। अब धीरे धीरे और भी होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर है जो कि वजन बढ़ना शुरू होता है तो सागर का नितल भी नीचे की ओर धंसना शुरू हो जाता है। इससे जो तटीय इलाके थे वो भी जलमग्न होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे ये छोटे छोटे सागर मिलकर के महासागर का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने है जो कि सागर के निर्माण की व्याख्या की। अब आते हैं ऊष्मा की उत्पत्ति। तो ऊष्मा की उत्पत्ति का इन्होंने दो मुख्य कारण बताया जी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब कोई दो चट्टानें आपस में टकराती है तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक यहाँ पर भी जब समूहन हो रहा था, एकत्र हो रहा था सभी ग्रहाणु, तो यहाँ पर है जो कि ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, जिसे मैंने यहाँ पर ग्रहाणुओं के टकराव से लिखा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या था? जब एकत्र होता गया तो केंद्र पर दबाव बढ़ता गया। अब जब दबाव बढ़ रहा है तो दबाव बढ़ेगा तो तापमान स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो दूसरा कारण हो गया दबाव के कारण तापमान का बढ़ना। इसी में दूसरे से ही संबंधित तीसरा है चट्टानों का पुनर्संगठन। जब दबाव बढ़ता गया तो हम लोग कायांतरित चट्टानों में आगे चल करके पढ़ेंगे कि दबाव से, ताप से चट्टानों में परिवर्तन आ जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, उस वह फिर से नए रूप ले लेते हैं। तो उससे भी है जो कि ऊष्मा का है जो कि निर्गमन हुआ और इस तरह से है जो कि ऊष्मा की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर हुई। अब आते हैं इस परिकल्पना की आलोचना में। कई वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की है। इसमें सर्वप्रमुख जो आता है कि ग्रहों का नियमानुसार घूमना। हम जानते हैं आज सभी जो भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में कर रहे हैं, अगर हम शुक्र और यूरेनस को छोड़ दें तो, और सभी है जो कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कहें या फिर एंटी क्लॉकवाइज कहें, घूमता है। तो एक नियमानुसार घूम रहा है, लेकिन जब जिस तरह से बेतरतीब ढंग से अगर सभी एकत्र हुए थे तो इन्हें नियमानुसार नहीं घूमना चाहिए था। इसके बाद दूसरा आता है ग्रहों की बनावट में अंतर। हम जानते हैं कि चार जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस पदार्थों से बने हुए हैं, जबकि बाहरी ग्रह जो हैं वो गैसियस हैं। तो अगर एक ही चीज़, एक ही सूर्य से सभी आद्य पदार्थों से बने हुए हैं तो इन्हें एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तीसरा है पृथ्वी को ठोस मानना। इन्होंने शुरू से ही मान लिया कि पृथ्वी है जो कि ठोस था, ग्रह सभी ठोस थे, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी कभी न कभी तरल अवस्था में अवश्य रही होगी, तभी तो ऐसा संभव है कि भारी पदार्थ नीचे की ओर गए और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर रह गए। इसके अलावा जेफरी महोदय ने वायुमंडल के निर्माण में इनकी समस्या को उजागर किया है।
उन्होंने कहा कि जब दबाव केंद्र पर इतना अधिक था तो ये कैसे संभव है कि जो भी अंदर गैस थे या जल था वो बाहर कैसे आ सकता है, क्योंकि इतना दबाव में वो अंदर ही दबकर रह जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे कि कहा जाता है कि केवल 9 ही क्यों बने या 8 ही क्यों बने, उससे अधिक भी बन सकते थे, कम भी बन सकते हैं। लेकिन ये एक मिथक भी हो सकता है या जानबूझकर किया गया आलोचना भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बनने से पहले कोई ऐसी परिकल्पना नहीं कर सकता है कि इतना ही कैसे बनाएगा। जैसे कि अगर हम एक कांच के प्लेट को गिराते हैं तो उससे पहले कोई नहीं बता सकता है कि उसके कितने टुकड़े होंगे, लेकिन बाद में अगर हम गिनती करें तो एक निश्चित संख्या हमें मिलेगी। लेकिन उसके बाद कोई आदमी कह सकता है कि आखिर प्लेट का इतना ही टुकड़ा क्यों हुआ, उससे अधिक क्यों नहीं हुआ, कम क्यों नहीं हुआ। तो ये एक अलग बात हो जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्होंने द्वितारक सिद्धांत के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, और साथ ही साथ इन्होंने उस समय के अनुसार वायुमंडल, ऊष्मा की उत्पत्ति और महासागरों के निर्माण के बारे में भी बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से इनकी हम परिकल्पना को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।